हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्लास 11th का 6 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेटेड मोशन किया था, जिसमें हमने लास्ट में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। वो थी आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया था आपके पास, जिसका फॉर्मूला आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें जो ये d/dt करके कुछ हमने लिखा है, इसको जिसको मैंने बताया था मैथ्स में, इसको डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोलते हैं। आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हमारा कैलकुलस मेथड पे रहेगा। आज हम थोड़ा सा मैथ सीखने जा रहे हैं एक्चुअली में, जितना हमको फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा, और 11 12 आगे तक ये चीज़ें आपकी यूज़ होती रहेंगी, इसलिए ये ज़रूरी है आपके पास लेक्चर। अदरवाइज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर ये चीज़ें यूज़ होती रहेंगी। थोड़ा बहुत मैथ्स आपको आना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ये लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 11th का टॉपिक रहेगा हमारे पास कैलकुलस। टॉपिक रहेगा कैलकुलस। ठीक है, मैथ्स का टॉपिक है। हम इसको उतना ही कवर करेंगे जितना हमारा फिजिक्स में यूज़ होगा, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। उससे ज़्यादा जिनके पास मैथ्स है वो अपना मैथ्स में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओके। हमारे पास जो कैलकुलस है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक होता है आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस। देखो, इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये टॉपिक कराया जा रहा है। ठीक है, एक होता है आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक रहता है आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा ये हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस पे रहेगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस पर बेस्ड रहेगा। तो ये दो आपके पास जो लेक्चर रहेंगे ये आपका जनरली ये मैथ्स में ही रहेगा, मैथ्स ही सीखेंगे हम। पर लास्ट में जाके लेक्चर के में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड होगा, कि कैसे इसको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैलकुलस। ओके, कैलकुलस को पढ़ने से पहले हमको मैथ्स में फंक्शन का पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या रहता है। मैथ्स में फंक्शन क्या होता है ये पढ़ना होगा। ठीक, देखो मैथमेटिकली फंक्शन क्या होता है, उससे पहले एक चीज़ आपको पता है मैथ्स में कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y = x + 7। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिखी। इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू 7 आ जाती है। x की वैल्यू अगर आप 1 रख देते हैं y की वैल्यू 8 बन जाती है। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू रखने के लिए इंडिपेंडेंट है, जो भी इसकी डोमेन होंगे, जैसे रियल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, उस हिसाब से x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से रख रहे हैं। तो अपनी मर्जी से क्या ये किसी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, y की वैल्यू इस x पे डिपेंड कर रही है। x को 0 रखा तो y 7 हो गया, x को 1 रखा तो y 8 हो गया, x को और कुछ रखता तो y और कुछ बन जाता। तो y डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करती है एक इक्वेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। जो ये प्लस माइनस जमा घटा ये ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, इनको अलजेब्रिक ऑपरेटर बोलते हैं। तो एक इक्वेशन जो होती है आपके पास मैथ्स में, इसके अंदर इन जनरल आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और ऑपरेटर्स रहते हैं, और ऑफ कोर्स इक्वल का साइन तो दिखता ही आपको, है ना। तो ये क्या कहलाती है आपके पास, इन सबको रिलेट करने के लिए आपके पास बनती है इक्वेशन। रिलेट करने से क्या बनती है आपके पास? इक्वेशन। ठीक है, देखो फंक्शन क्या होता है मैथ्स में। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एक जनरल टर्म लिख दी। ये जो f है x के साथ गुणा में नहीं है, इसको कैसे पढ़ा जाता है? y एक फंक्शन है x का। इसका मतलब समझते हैं क्या? y x का फंक्शन है, मतलब y की अगर आप इक्वेशन लिखेंगे ना तो उसमें x दिखेगा। y x का फंक्शन है, तो इसका मतलब अगर आप y की कहीं इक्वेशन लिखेंगे, जैसे मैं इस चीज़ को ये लिख सकता था। ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y x पर डिपेंड करता है, तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ x ऐसा पढ़ा जाता है। तो मतलब कि जो y की इक्वेशन हुआ करेगी उसमें आपको x वेरिएबल दिखा करेगा जो आपके पास इंडिपेंडेंट है, और y उसमें डिपेंडेंट रहेगा। बात समझ में आई? y, अच्छा ये फंक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे भी कोई चीज़ डिपेंड कर सकती है ना आपके पास। जैसे मैं लिखता हूँ y इज ए फंक्शन ऑफ x, z, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? y की इक्वेशन में x और z दिखेंगे आपको। ठीक है, y की इक्वेशन में x और z दिखेंगे, और x और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ये फंक्शन का मतलब होता है। बात समझ में आई? फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि y बस x पे डिपेंड कर रहा है, x के अलावा और कोई भी चीज़ हो उस पर इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, वो कॉन्स्टेंट ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ y फंक्शन है टाइम का, तो टाइम के अलावा
कि हर एक चीज़ कांस्टेंट मानी जाएगी, टाइम वेरिएबल रहेगा। बात समझ में आई? मैं लिखता हूँ y फंक्शन है x का, तो x को x वेरिएबल होगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी उस इक्वेशन के अंदर, अगर और कुछ आ भी गया तो। ठीक है, जैसे इसमें y x का फंक्शन था तो इस x को छोड़ के 7 बचा, तो 7 आपके पास क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा भाई। ठीक है, ओके, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आई आपको? ये f गुणा में नहीं होता, ये जस्ट ये शो कर रहा है कि y फंक्शन है इसका। अब ये जो फंक्शंस होते हैं, एक की ही बात कर लेता हूँ, दो वेरिएबल हमको नहीं पढ़ने हैं। अगर ये फंक्शन जो है, अब ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं भाई। y की मैंने बस ये बोला कि y की इक्वेशन में x आएगा। अब वो इक्वेशन किस तरीके की, जरूरी थोड़ी x + 7 हो, x + x² जमा x³ जमा x⁵ कुछ भी हो सकता था, है ना, फिर भी तो y x का ही फंक्शन रहेगा ना, तो इक्वेशन जरूरी नहीं है यही हो। तो ये जो फंक्शन है जस्ट ये बता रहा है कि y की जो इक्वेशन होगा ना उसमें x आएगा। वो इक्वेशन किस तरीके की है इसके बारे में नहीं बता रहा। वो इक्वेशन आपके पास लोगेरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, लोगेरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है। कैसे? यहाँ मान लो लिखा होता y = log x। ठीक है, लोगरिथमिक एक फंक्शन होता है, उसके बारे में कहीं अलग से थोड़ा सा लेक्चर में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो लोगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता था। y है तो फंक्शन x का ही, x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो log 1 अलग होता है, log 1 0 होता है, x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो 1 आ जाएगा, अलग अलग वैल्यूज़ होती है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे? अगर मैं y = sin x लिख दूँ तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, डिपेंड तो x पे ही कर रहा है ना। x 0 रख दूँ तो sin 0 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x को 30 डिग्री रख देता हूँ अगर मैं, तो sin 31/2, तो y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी ये हो सकता है। ये आपके पास एक पोलिनोमियल भी हो सकता है, तो जो ये फंक्शन है ये पोलिनोमियल भी हो सकता है। जैसे लिख दूँ y = x³ जमा x² + 1, तो इस टाइम पे ये पोलिनोमियल हो गया आपके पास, है ना। इस तरीके से एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन भी हो सकता है, जैसे y = e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो बहुत तरीके का हो सकता है ये सारा। तो फंक्शन एक रिप्रेजेंटेशन है, ये जस्ट ये बताता है कि y किस पे डिपेंड करता है, बस जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उसके अलावा सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेट करनी है। ठीक है, जिस चीज़ पे डिपेंड करता है वो वेरिएबल है, उसके अलावा सब चीज़ें कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इतना समझ में आया भाई? ये फंक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी, एल्जेब्रिक भी, पोलिनोमियल भी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी, कैसा भी हो सकता है आपके पास। फंक्शन समझ में आया? फंक्शन किसको कहते हैं? अब हम अपना चलते हैं मेन डिफरेंशियल कैलकुलस। हमको इंटीग्रल कैलकुलस से कोई मतलब नहीं, हम डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में कहाँ से इसका जिक्र आया था, थोड़ा सा एक बार जल्दी से बता देता हूँ। जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी लिखते थे, ये क्या होती थी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और आपकी सॉरी एवरेज वेलोसिटी किस लिए लिखते थे? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन, इस तरीके से लिखते थे। इसमें मैंने बोला कि अगर t2 - t1 को 0 को अप्रोच करा दूँ, मतलब कि डेल्टा t को अगर 0 को अप्रोच करा दूँ, मतलब कि मैंने टाइम को चेंज ही नहीं होने दिया, बहुत स्मॉल सा माइनर फ्रैक्शन सा चेंज एट, तो बहुत फ्रैक्शन सा चेंज आया होगा, तो उस टाइम पे पोजीशन भी ज़्यादा चेंज नहीं हुई होगी भाई। पहले तो टाइम दिया था 1 घंटे में इतनी पोजीशन चेंज कर लिया, मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड भी नहीं बीतनी चाहिए, 0.0001 सेकंड में पोजीशन में चेंज बताओ, तो इतनी सी सेकंड में तो बिल्कुल हल्का सा पोजीशन का चेंज आया होगा। तो जो ये उस टाइम पे एट, अब क्या टाइम का गैप ही नहीं दिया, तो एट उसी इंस्टेंट पे पूछा गया। ठीक है, टाइम इंटरवल नहीं है, इंस्टेंट पे पूछा गया, तो इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने लग जाते थे हम। जिसमें मैंने बोला था इसकी रिप्रेजेंटेशन थी लिमिट डेल्टा t को अगर आप 0 से टेंड करा दे तो x2 - x1 बाई t2 - t1 जो है ये आपके पास v इंस्टेंटेनियस, इसको dx/dt लिखने लग जाते हैं हम। ठीक है, तो इसमें जो ये dx/dt है इसको डिफ्रेंशिएशन, मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं? डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, मैथ्स में क्या बोलते हैं इसको? डिफ्रेंशिएट करना या डेरिवेटिव लेना, या डेरिवेटिव लेना, मैथ्स में ये बोलते हैं भाई, दोनों नाम यूज हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा देखो ये जो d/dx लिख दिया या d/dt लिख दिया या d/dy लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ये चीज़ जो लिखी हुई है ना, ये क्या कहलाती है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये क्या कहलाती है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। भाई जैसे अभी आपको बताया था कि मैथ्स में कोई इक्वेशन होती है वो ऑपरेटर से जुड़ी होती है भाई, इधर प्लस माइनस भाग गुणा, ये सब आपके पास क्या कहलाते हैं? एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरीके से मैथ्स में एक सिंपल सा अलग सा टूल और आ गया जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ा था, अब ये आ गया, ये भी एक ऑपरेटर है। जैसे प्लस का काम आपको छोटी क्लास में सिखा दिया गया था कि 2 + 3 लिखा है तो 5 आएगा, वो कैसे करना है वो सब आपको बता दिया गया था। इसी तरीके से एक अलग आपके पास ऑपरेटर आ गया जिसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। अब ये किसी पे लगाया जाएगा, जैसे d/dx ऑफ sin x लिख दिया,
या डी बाई डी एक्स ऑफ log x लिख दिया, ठीक है, या डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x लिख दी, किसी के साथ भी अगर ये ऑपरेटर लगता है तो वो कैसे सोल्व किया जाएगा वो यहाँ पे ये बता दिया जाएगा। उधर प्लस माइनस करना आपको छोटी क्लास में सिखा दिया गया था, ये नया ऑपरेटर आज इस लेक्चर में आप सीख लेंगे आपके पास, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको शुरू करने से पहले देखो मैथ्स में क्या करते हैं आप, जब मैथ्स में इसको सीखते हैं, मैथ्स में जब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये किस चीज़ को बताता है, इसके बारे में नहीं बताया जाता, ठीक है। पर हमको फिजिक्स में चीज़ों का मीनिंग ज़्यादा समझ में आना चाहिए। मैथ्स इतना ज़्यादा मैथ्स हमारे लिए काम का नहीं है, मतलब नंबर नहीं दिलाता मैथ्स हमको, ठीक है। तो हमको चीज़ों का मतलब, चीज़ों के पीछे का मतलब समझ में आना चाहिए कि इसलिए डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है। तो मैं पहले इसका फिजिकल मीनिंग आपको बताऊंगा, ठीक है, क्वांटिटिवली भी और कंसेप्चुअली भी, ग्राफिकली भी, ठीक है, इसका मतलब क्या रहता है। उसके बाद मैं आपको कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जाता है उस पर आएंगे आपके पास, ठीक है। तो मैं अभी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, या बोल लो फिजिकल मीनिंग बता रहा हूँ कि डिफरेंशियल ऑपरेटर का मीनिंग क्या है आपके पास, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर का मीनिंग क्या रहेगा वो समझा रहा हूँ आपको, ठीक, ओके। देखो इसको पढ़ा कैसे जाता है, पहले क्वांटिटिवली बता देता हूँ इन जनरल की इसको कैसे पढ़ा जाता है। जैसे आपको लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जैसे आपके पास क्या लिखा है डी वाई बाई डी एक्स। किसी भी जनरली ये क्या रहता है, ये ऊपर वाला आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और नीचे वाला क्या आपके पास इनडिपेंडेंट वेरिएबल। और मैंने आपको बताया था जो डी होता है ना, डी का मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटे चेंज को डी रिप्रेजेंट करता है भैया आपके पास, ठीक है। डी जिसके साथ भी लग गया उसमें बहुत छोटा चेंज, डी इटसेल्फ कोई छोटा चेंज नहीं है, जिसके साथ लगा है उसके उस क्वांटिटी के अंदर छोटे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली में देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है आपके पास, किसी भी कोई भी इक्वेशन दे रखी थी आपको किसी भी चीज़ की, जैसे आपके पास देखो इक्वेशंस ऐसा नहीं है कि इक्वेशन मैथ्स में देखो बहुत सारी इक्वेशन सोल्व करते हैं, पर वे सारी इक्वेशंस आई कहाँ से हैं, तो सारी की सारी इक्वेशंस किसी ना किसी फिजिकल फिनोमिना से जनरेट होती है। जैसे आपके पास एक गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो उसकी भी अपनी एक इक्वेशन होती है, घड़ी के नीचे पेंडुलम घूम रहा होता है उसकी अपनी एक इक्वेशन होती है, रस्सी को कहीं से बांध कैसे जर्क दो तो उसकी अपनी इक्वेशन होती है, लाइट मूव करती है उसकी अपनी इक्वेशन होती है, मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है उसकी अपनी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आपके पास हर एक चीज़ की, हर एक फिजिकल फिनोमिना, अर्थ को एक आता है तो सिस्मिक रेज जो जाते हैं उसकी अपनी एक इक्वेशन होती है। तो जो इक्वेशंस ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी बना दी गई है, इक्वेशंस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से या चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व करने के बाद बनाया जाता है कि भाई ये चीज़ इस तरीके से वेरी कर रही है तो ये इससे इस तरीके से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिलेट है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया गया है, तो इक्वेशंस बड़े दिमाग से बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाने बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा दिमाग लगता है भाई, ठीक है। जो क्वेश्चन बना पाता है वो ज़्यादा टैलेंटेड है भाई। तो कोई भी इक्वेशंस दे दी आपको, इक्वेशन में जनरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास रहते हैं, और आपको पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 7 में अभी बताया था, x की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होती है। अभी क्या इक्वेशन दी थी y इक्वल टू एक्स प्लस 7, और इसमें मैंने बताया था x को चेंज करेंगे तो y चेंज होता है, ठीक है। यहाँ तो मैं बड़े बड़े चेंज बोल रहा था, x को 0 रखा तो y 7, फिर मैंने x को 1 रख दिया तो y हो गया आपके पास 8। तो ये x 0 से 1 चेंज हुआ है, बहुत लार्ज चेंज है ये आपके पास 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आते हैं, 0.00001, 0.0002 इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। तो ये तो बहुत लार्ज चेंज है, 0 से 1 इनफाइनाइट नंबर रह गए इसके बीच में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत स्मॉल चेंज करने से क्या मतलब है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत स्मॉल चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से चेंज होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जब भी आप किसी क्वांटिटी, इसको पढ़ा कैसे जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पढ़ा कैसे जाता है दोबारा से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू f। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, या y का डेरिवेटिव लो x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये बताना है कि x में बहुत स्मॉल चेंज आने से y कितना चेंज होता है, y में कितना चेंज आ रहा है आपके पास, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बात समझ में आई, मेरे ख्याल से आगे होगी। x में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बिल्कुल स्मॉल चेंज आने से डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से अपनी वैल्यू चेंज करता है, इस चीज़ को ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाँ, एक चीज़ है कि कभी आपके पास नीचे t आ गया, टाइम, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको ना जनरली हम रेट ऑफ चेंज बोलने लग जाते हैं।
जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा होता है तो उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलने लगते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसकी, वाई की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ऐसा बोल लो आप, ठीक है। तो बस इसके लिए एक टाइम के लिए हम एक वर्ड लगा देते हैं रेट, ये किसी चीज़ की चेंज होने की रेट कितनी है। अदरवाइज इसको भी ऐसे पढ़ा जा सकता है, टाइम के बिल्कुल स्मॉल से चेंज होने में वाई में कितना चेंज आ रहा है भैया आपके पास, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। ये मतलब समझ में आया भाई। अब मैं इसका एक और मतलब बताता हूँ, ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक मतलब तो हो गया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बिल्कुल स्मॉल चेंज आने से डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से चेंज होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ठीक है, चलो ग्राफिकली इसका मतलब देखते हैं, ग्राफिकली इसका क्या मतलब है, ठीक है। ओके, पहले मैं आपको सपोज करो एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, डिस्टेंस, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या मैं ले रहा हूँ, टाइम, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, मैं ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का बना रहा हूँ, जब बॉडी जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुई थी। ग्राफ की शेप क्या रहेगी इससे अभी आपको कंसर्न नहीं रखना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस मेथड के बाद आने वाला जो टॉपिक रहेंगे वे ग्राफ्स पे रहेंगे, तो वहाँ पर ग्राफ आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ अभी ऐसा क्यों बनाया वैसा क्यों बनाया इस पर नहीं जाना है। तो सपोज करो इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके से पैराबोलिक ग्राफ है, इसको जब ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझा दूंगा कि यही शेप क्यों, यही शेप आती है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, जब बॉडी जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुई हो। तो ग्राफ से अभी कंसर्न मत करो, ठीक है। सपोज करो इस ग्राफ पे मैं दो पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ, एक पोजीशन x1, पोजीशन इधर दिख रही है ना, डिस्टेंस कितना है, एक पोजीशन है x1, इस पॉइंट का नाम दे लेता हूँ a, एक पोजीशन है आपके पास x2, जब बॉडी चलती चलती किसी दूसरी पोजीशन x2 पे पहुंच गई, उसको b से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। जब बॉडी a पे थी तो उस टाइम पे कुछ टाइम तो रहा होगा ना, वो टाइम मैंने मान लिया t1। जब बॉडी b पे पहुंची तो उस टाइम पे जो टाइम बीता होगा वो टाइम मैंने मान लिया आपके पास t2 के बराबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मैं इस a और b को मिलाता हूँ, b को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, a और b को मिलाता हूँ तो ये एक कोड बन गई, ए बी कोड, ठीक है, ये बन गई। ओके, इतना बात समझ में आई। अभी आ जाएंगे हम, पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको डिफ्रेंशिएशन से इस ग्राफ को कैसे आप रिलेट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। ओके, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इस ए बी कोड का स्लोप निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्लोप, पहले स्लोप बता देता हूँ थोड़ा सा कि स्लोप होता क्या है। हालांकि जब मैं ग्राफ्स बताऊंगा आपको तो ग्राफ्स में अच्छे से स्लोप को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्लोप क्या होता है, पर यहाँ भी सीख लोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यही भी आ जाएगा आपके पास। स्लोप क्या होता है, स्लोप एक्चुअली में आपको ये बताता है कि किसी जगह पर कितनी ढलान है, ठीक है। जैसे एक दीवार है ऐसे, तो एक दीवार से एक सीढ़ी ऐसे लगी हुई है और एक सीढ़ी ऐसे लगी है, या पहाड़ भी लगा सकते हो आपके पास। तो एक आदमी को एक बार इस रास्ते से ऊपर चढ़ना है और एक बार इस रास्ते से ऊपर चढ़ना है, तो बताना कौन से वाले में इसको मुश्किल ज़्यादा होगी ऊपर चढ़ने के लिए। तो आपको इतनी बात तो पता है कि जहाँ पे ढलान ज़्यादा होगी वहाँ पे चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होगा, जहाँ पे ढलान कम होगी वहाँ पे चढ़ना आसान होगा, तो इसको ढलान को स्लोप बोलते हैं। जहाँ पे स्लोप ज़्यादा वहाँ चढ़ाई मुश्किल होगी, जहाँ पे स्लोप कम वहाँ पे चढ़ना आसान होगा, ठीक है। ऐसा इसमें आपको देख के बताओ किस में चढ़ना मुश्किल होगा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे इसी का आंसर देंगे कि इस वाले में चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ढलान ज़्यादा, ये सीधी खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, और ये आपके पास बिछी हुई चढ़ाई है, इसमें आपके पास जाना आसान है, खड़ा चढ़ना आपके पास मुश्किल होता है। अब ये खड़ा चढ़ना है, ये कैसे पता चला आपको, ये बिछी हुई है, ये खड़ी चढ़ाई है, आप ये एंगल एक्चुअली में देख रहे हैं, बिना आपको आप सोच भी नहीं, वैसे किसी ने एंगल के बारे में सोचा भी नहीं होगा, पर आप इनडायरेक्टली एंगल ही देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, एक्स से ये कितना खड़ा हुआ है या एक्स के कितना बिछा हुआ है, तो ये आप एक्चुअली में एंगल देख रहे हैं। तो आपने क्या देखा, आपने θ1 देखा, आपने θ2 देखा, आपने बोला θ1 θ2 से बड़ा है, तो इस वाली लाइन का स्लोप जो है इस वाली लाइन के स्लोप से बड़ा है आपके पास। आपने इनडायरेक्टली मेरे को बोल दिया इसकी ढलान ज़्यादा, इसकी ढलान कम, एक्चुअली में आपने एंगल देखा, ठीक है। तो क्या एंगल स्लोप बताता है, एक्चुअली में एंगल स्लोप नहीं बताता, इस एंगल का टेंजेंट थीटा स्लोप बताता है भाई, ठीक है। अगर इसको मैं 10 से गुणा कर दूँ तो टेंजेंट θ1 टेंजेंट θ2 से बड़ा आएगा, क्योंकि टेंजेंट इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वैसा ही रिलेशन रहने वाली है इनकी, क्योंकि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल ढलान स्लोप कैसे चेक किया जाता है, आप टेंजेंट थीटा निकाल दो, इतनी बात याद रखो अभी, ठीक है। स्लोप
ढलान को बोलते हैं। ढलान चेक करने के लिए आपको एंगल चेक करना होता है, जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, जिसका एंगल कम उसका स्लोप कम। और अगर आपको स्लोप को निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करते हैं। भाई इसको 30 डिग्री देख के तो कुछ नहीं कह सकते ना आप, 30 डिग्री या इस एंगल को कैसे पता चलेगा कितना है, तो ये आप कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो यूज़ करेंगे ना। तो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा यूज़ होता है, टेंजेंट थीटा। और आप सभी को पता है टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो स्लोप यहाँ से रिप्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आई। स्लोप कहाँ कैसे निकाला जाता है, टेंजेंट थीटा निकाल दो। इसमें आपको याद रखना है जो थीटा है, ये मेन पॉइंट है कि थीटा एंगल कौन सा एंगल है, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद ए लाइन। जिस भी लाइन का आप स्लोप निकाल रहे हैं उस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाना है वो देखना है एंगल। भाई आपके पास मान लो एक लाइन ये है ऐसी, ठीक है। भाई इसका एक एंगल तो ये भी देखा जा सकता था और एक एंगल ये भी देखा जा सकता था। तो आप कौन सा लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, तो आपको एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लेना है। अगर मैं इसको जैसे ओरिजिन मानता हूँ, ये लाइन ऐसे गई है तो एक्स एक्सिस ये है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस उधर होगी, नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ। जब भी एक्स एक्सिस में आप इधर जाते हो लेफ्ट साइड तो नेगेटिव होता चला जाता है, उस साइड प्लस ही प्लस रहता है। तो ये होती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो स्लोप में लिया जाता है एंगल। टेंजेंट थीटा आपको थीटा 2 का लेना, ना कि थीटा 1 का। तो ध्यान रखेंगे ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन को इसके साथ ये वाला एंगल सेलेक्ट करा हमने, ना कि ये वाला। ये एंगल नहीं लेना, ये वाला। इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है तो ये वाला एंगल सेलेक्ट करा है, ना कि ये वाला। बात समझ में आई आपको। तो ये मेन पॉइंट था कि जिस भी लाइन का आपको स्लोप निकालना है उसका एंगल आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लेना। तो स्लोप में इतना याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह ग्राफ्स में और ज़्यादा स्लोप के बारे में आएगा, तो वहाँ और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे हम। तो इन जनरल स्लोप का मतलब है ढलान से, और स्लोप कैलकुलेट कैसे किया जाता है, टेंजेंट थीटा निकाल के। ओके, ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो ये ए बी कोड बनी है मैं इसका स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो ये ए बी कोड बनाई है, ठीक है, जो ये ए से बी जो ये लाइन लगाई है मैंने, इसका स्लोप निकालना चाहता हूँ। तो स्लोप ऑफ कोड ए बी, ठीक है भाई, स्लोप निकाल लो इसका। स्लोप का मतलब क्या होता था, ये कोड ए बी है, जिस भी लाइन का स्लोप निकालना है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले लो। सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इसका टेंजेंट थीटा निकाल दूं तो आपके पास स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि टेंजेंट थीटा होता क्या है, ये होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, ये दिख रहा है भाई आपको ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल दिख गया आपको। इस पॉइंट का नाम दे लेता हूँ सी। तो परपेंडिकुलर कौन है इस ट्रायंगल में, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि BC आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेस कौन है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है AC आपके पास बेस है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना हो गया भैया आपके पास, ठीक है। अब ये BC और AC अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा। तो इसको चेक करते हैं BC कितना है, तो B से C मेरे को इतनी लेंथ चाहिए, क्लियर है बात, ओके। इतनी लेंथ निकालते हैं। देखो ये ओरिजिन है, यहाँ ये x2 होने का मतलब क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक की लेंथ x2 रही होगी। ये x1 होने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ x1 रही होगी। क्या ये BC, जो ये BC है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर नहीं होगी क्या, बिल्कुल। दोबारा से BC, ये B और ये C, ये लेंथ परपेंडिकुलर तो सीधी लाइन है, ये BC क्या इस चीज़ के बराबर नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो मैं अगर ये लेंथ कैलकुलेट कर लूँ तो ये पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा। ये कितनी है देखो, आसान है कैलकुलेट करना। यहाँ से लेके यहाँ पूरी लेंथ थी x2, उसमें से इतनी लेंथ है x1। तो अगर मैं इस पूरी x2 में से ये इतनी हिस्सा हटा दूँ तो इतना ही तो बचेगा आपके पास। क्या किया मैंने, x2 में से ये x1 अगर मैं घटा दूँ तो इतना हिस्सा बच जाएगा। ये तो BC के बराबर था, तो BC किसके बराबर है, x2 माइनस x1 के बराबर है। बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो BC को तो आप क्या बोल रहे हैं, BC है आपके पास x2 माइनस x1 के बराबर, ओके। अब AC कैलकुलेट करना है। क्या ये AC इतने के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम t2 था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, तो ये कितना बचा, t2 माइनस t1। तो AC की वैल्यू कितनी आई आपके पास, t2 माइनस t1 के बराबर आई। ये आपके पास स्लोप ऑफ, ये क्या निकल के आया, स्लोप ऑफ कोड AB। ये क्या निकल के आया आपके पास, स्लोप ऑफ कोड AB, ठीक है, स्लोप निकल आया। अब इस स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं।
एक्स था डिस्टेंस बोल रहे हो, पोजीशन बोल रहे हो, ये क्या निकल के आया x2 - x1 चेंज इन पोजीशन, ये क्या निकल के आया t2 - t1, ये तो टाइम इंटरवल निकल के आया। तो आपने क्या निकाला एक्चुअली में, क्या होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल क्या होता है भाई, वेलोसिटी। कौन सी वाली वेलोसिटी, इंटरवल दिया हुआ है, तो जब भी टाइम इंटरवल दिया हो तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो आपने क्या निकाला, स्लोप ऑफ कोड ए बी आपको एवरेज वेलोसिटी दे रहा है जो कि आई x2 - x1 डिवाइडेड बाई t2 - t1। इतनी बात क्लियर हुई। और इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं, ग्राफ्स जब करेंगे तो वहाँ पर भी मैं नोट करवाऊंगा, मैं फिर यहाँ भी नोट करा सकता हूँ कि आपके पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप कभी आप निकालोगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है, ठीक है। इसको नोट रखेंगे, यही तो निकल के आई हमारे पास, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दो, आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी उस टाइम इंटरवल में। ऑलराइट, अभी देखो मैंने इसी इक्वेशन से स्टार्ट किया था आपके पास। मैंने क्या किया था, मेरे को तो डेरिवेटिव पढ़ना है, मेरे को ये एवरेज वेवरेज नहीं देखना है। डेरिवेटिव लेने की कंडीशन क्या थी, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर आया कब था, जब मैंने इस टाइम के चेंज, इसको कैसे और एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, ऐसा बताया था, डेल्टा लार्ज चेंज को बताता है। तो अगर मैं कैसे भी करके इस डेल्टा टी के चेंज को, टाइम के चेंज को जीरो को टेंड करा दूं, मतलब बहुत बिल्कुल स्मॉल फ्रैक्शन टाइम में चेंज हुआ, ज़्यादा टाइम चेंज नहीं हुआ होगा, मतलब कि लगभग उसी इंस्टेंट पे पूछा गया, टाइम में चेंज नहीं हो रहा। भाई देखो डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता था, t2 - t1 को, इसको जीरो को टेंड कराना है, इसका मतलब टाइम गैप है ही नहीं, ये इनका गैप जीरो कब आएगा, जब बिल्कुल टाइम इतना मामूली सा बीतता होगा कि दो चीज़ों का चेंज लगभग जीरो के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब टाइम बीतता ही नहीं है। तो आपको जिस टाइम पे डेल्टा टी को आप जीरो कर देते थे, उस टाइम पे जो वेलोसिटी निकल के आती थी उसी को तो बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है भाई। आप क्या करते थे, दोबारा से सुनो, आप इसी इक्वेशन में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालने जाते थे तो आप बोलते थे कि मैं डेल्टा टी के चेंज को जीरो को टेंड करा रहा हूँ, किस इक्वेशन में, इस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वाली इक्वेशन में। तो आप उस टाइम पे डेल्टा को डेरिवेटिव में चेंज कर देते थे। ये चीज़ हमने मैथमेटिकली देखी थी, मैं इसी चीज़ को अब ग्राफ से आपको शो कर रहा हूँ कि t2 - t1 के डिफरेंस को कम करने का मतलब क्या है, t2 - t1 के डिफरेंस को कम करने का मतलब क्या है। ओके, देखते हैं भाई। देखो थोड़ा सा अगर आपने उतार लिया है तो मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है, स्क्रीन रोक के आप उतार सकते हैं, ठीक है। मैं इन टाइम के गैप को कम कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास टाइम t1 था, ये टाइम t2 था, तो इतना सारा गैप था। अब ये हो सकती है 2 सेकंड, ये आपके पास 10 सेकंड है, तो आपके पास 8 सेकंड का गैप था। तो ये बहुत लार्ज गैप है, आपको इसी गैप को कम करना। अगर आप डेरिवेटिव तो पहुंचना चाहते हैं, डेरिवेटिव को पढ़ना ना हमने मेन तो ग्राफ में डेरिवेटिव का मतलब क्या, आप डेरिवेटिव तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको t2 - t1 के डिफरेंस को बहुत कम करना पड़ेगा, तभी इधर आ पाएंगे आप। तो इस गैप को कम करके देखते हैं और देखते हैं कि डेरिवेटिव किस चीज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा जाए, ठीक है। जैसे ही मैं इसके गैप को कम करूंगा, मतलब कि मैंने टाइम को ज़्यादा नहीं बीतने दिया, सपोज करो इतना ही टाइम बीता है, अभी भी लार्ज चेंज है पर सपोज करो इतना ही टाइम बीता है, तो ये पोजीशन यहाँ होती कहीं पे, ठीक है, ये पोजीशन यहाँ कहीं होती और इस लाइन को अगर आप मिलाते तो यहाँ कहीं मिलती है आपके पास, है ना। पर अभी भी लार्ज चेंज है, इतने लार्ज चेंज के लिए अभी भी एवरेज ही वेलोसिटी निकल के आएगी, इसका स्लोप निकालेंगे तो। और टाइम गैप कम करो, टाइम गैप कम होगा। मैंने यहाँ से पॉइंट ले लिया, यहाँ से पॉइंट लिया तो आपके पास ये पॉइंट इधर पड़ेगा, अभी भी ज़्यादा है। और का टाइम गैप लो, यहाँ अभी भी टाइम ज़्यादा, और कम लो, और कम लो, और कम लो, इतना कम लेते लेते गए आप। ये ग्राफ है, ए बी पहले इधर था, फिर ए बी इधर आ गया, फिर ए बी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया, ओ बी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया। अब कम होता होता ये पॉइंट एक ही बन जाएगा। इतना टाइम गैप कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया कि t1 और t2 के बीच में गैप एक लगभग जीरो के बराबर हो गया, मतलब लगभग एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इस ग्राफ पे, ये जो ग्राफ ऐसा है, जब ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो इन पे जो वो कोड बना रहा था वो तो मैं एक ही पॉइंट को टच करके जाएगी। अब तो वो जो मैं ये कोड बना रहा था ये बार बार जब टाइम कम होता गया, कम होते गए, पॉइंट कम होते गए, तो एक ही पॉइंट से टच करेगी अब तो ये, क्योंकि ए और बी लगभग कोइंसाइड करने लग गए, क्योंकि टाइम गैप आपने बहुत कम कर दिया। तो इसी को टाइम गैप आपने बिल्कुल जीरो को टेंड करा दिया इधर, और जब टाइम गैप जीरो पे टेंड करा देते थे उस टाइम पे आपके पास वेलोसिटी एवरेज ना रह के कौन सी होती थी, आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इस टाइम पे अब इस कोड का आप स्लोप लेंगे, इस कोड को एक्चुअली में आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट पे छूके जाते हैं, तो अब ये टेंजेंट कहलाएगी, कोड निकल आएगी, अब ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट। तो किसी भी कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी कर्व पे
टेंजेंट जो आप ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट का स्लोप जब आप निकालते हैं तो वो डेरिवेटिव कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का क्या मतलब है, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व गिव्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो ग्राफिकली इसका क्या मतलब है, आप जो भी आपको ग्राफ में कर्व दिया गया है उस पर एक टेंजेंट बना दो और उसका स्लोप ले दो तो आप डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, उस पर टेंजेंट ले दो और उसका स्लोप बना दो तो आप डेरिवेटिव निकाल देते हो। तो ये इसका ग्राफिकली मतलब होता है भाई। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई ग्राफ ऐसा है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है, तो अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, ये मान लो y है, ये x है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट वो लाइन होती है जो इसको एक ही जगह पे टच करके जाएगी आपके पास, है ना। तो ये टेंजेंट कहलाई। अगर आप इसका स्लोप लेते हैं, इसका स्लोप मतलब इसका टेंजेंट थीटा आपको निकालना है, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब एंगल कौन सा होता है, एंगल कौन सा लेना होता था, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी यही है और ये लाइन भी यही है, तो ये लाइन भी इधर, ये लाइन भी इधर, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री का। तो थीटा कितना रखेंगे आप 0 डिग्री, तो टेन 0 तो आपके पास 0 हो गया भाई इधर, है ना। तो स्लोप कितना आया 0। तो इसका मतलब स्लोप तो डेरिवेटिव को बताता था और डेरिवेटिव वाई में चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास स्लोप 0 आने का मतलब है डेरिवेटिव 0 होना आपके पास। ठीक है, तो कहीं पर भी मैक्सिमम पोजीशन हो तो वहाँ पर स्लोप 0 होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज हो भी 0 होती है आपके पास। ठीक है, तो स्लोप इस चीज़ को मैक्सिमम मिनिमम निकालना आगे सीखेंगे। जब भी आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल के 0 के बराबर रख देते हैं। तो इस पे आऊँगा मैं आगे, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन। डेरिवेटिव पहले पढ़ तो ले, होता कैसे है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डेरिवेटिव पढ़ने के बाद मैं आपको ये वाली एप्लीकेशन भी कराऊंगा कि कैसे किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है, या ये पता करा जाता है कि वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम है। थोड़ी सी हिंट मैं आपको यहाँ पे देख चुका हूँ कि मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए आप डेरिवेटिव निकाल के उसका 0 के बराबर कर सकते हैं, पर अभी ये पूरा नहीं है, इसमें आगे और चीज़ें चेंजेस होंगी आपके पास। ठीक है, तो ये था अभी तक डेरिवेटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस, या बोल लो डेरिवेटिव का मतलब क्या है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम भी एप्लीकेशन में आता है, उसको भी देखेंगे। जितना मैथ्स हमारा यूज़ होगा उतना मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक, अब मेरे ख्याल से डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया होगा, इसका सिंबल समझ में आ गया, उस सिंबल को पढ़ा कैसे जाता है ये समझ में आ गया। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि किसी भी कर्व पे टेंजेंट बना दो और उस टेंजेंट का स्लोप ले दो तो आपके पास वो डेरिवेटिव शो करता है। आपके पास स्लोप लेने के लिए आपको टेंजेंट थीटा निकालना होता है। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट थीटा, और स्लोप होता क्या है, ये ढलान को शो कर रहा होता है आपके पास। ऑलराइट, ओके। अब मैं बताता हूँ कि जैसे आपको छोटी क्लास में सिखा दिया गया था कि जोड़ा कैसे जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएशन, किसी कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन आ गया तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, ये फंक्शन आ गया तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, अब ये सीखने हम जा रहे हैं। ओके, तो टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन, इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शंस, कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपको y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन दे रखा है, y किसी कॉन्स्टेंट के बराबर है। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या होती है, कॉन्स्टेंट चीज़ें वे होती हैं जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती हैं। जैसे मैं गिनती लिख दूँ, गिनती में मैंने बोला 5, तो आज 5 की वैल्यू उतनी है, कल पूछूंगा तो भी 5 उतना ही होता है, परसों पूछूँ तो भी 5 उतना। आज पाई की वैल्यू 3.14 है, अगर वैसे होती है आगे तक पूरी वैल्यू तो किसी को नहीं पता, पर जितनी वैल्यू आज है कल भी उतनी ही वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। तो कॉन्स्टेंट उन चीज़ों को बोलते हैं जिनकी टाइम के साथ वैल्यू, जैसे मैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी की वैल्यू पूछता हूँ 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो आज भी इतनी है, कल भी इतनी मिलेगी आपको, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास पूछता हूँ तो 9.11 × 10⁻31 kg, आज भी इतनी है, कल भी इतनी मिलेगी आपको। तो ये जो ऐसा कुछ कॉन्स्टेंट वाई के बराबर में लिखा है और आपको डेरिवेटिव लेना है इसका, सपोज करो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना dy/dt, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, याद रखेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तब जब कांस्टेंट अकेला आया हुआ हो। ठीक है, कब ये कब यूज होगा, जब कांस्टेंट अकेला हो भाई, अकेला हो, ये तब लगाना है। अकेला कांस्टेंट लिखा है, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल y = 5, आपको dy/dt निकालना है, तो ये कितना आएगा आपके पास 0। ठीक है, क्यों 0 आया, आप क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। टाइम में चेंज होने से y में कितना चेंज हो रहा है,
दोबारा से टाइम में चेंज, इसको कैसे पढ़ना सिखाया था, टाइम में बिल्कुल छोटा सा चेंज आने से ऊपर वाला जो लिखा है y उसकी वैल्यू में कितना चेंज होगा। तो टाइम में चेंज हो गया सपोज करो थोड़ा सा, तेरा y की वैल्यू तो 5 है, ये तो 5 अभी भी इतनी है, 1 सेकंड बाद भी इतनी रहेगी, कल भी इतनी रहेगी, हरदम इतनी रहेगी, तो उसमें तो कोई चेंज होएगा ही नहीं। तो चेंज नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं, जीरो क्या शो कर रहा है, इस टाइम में चेंज होने से y में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अकेला कॉन्स्टेंट रखा है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपके पास जीरो रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अकेले की गुणा में हो, भाग में हो, ठीक है, तब जीरो नहीं रहेगी। अकेला लिखा हुआ हो तब जीरो रहेगी, किसी वेरिएबल के साथ गुणा भाग में हो तब जीरो नहीं आएगी भाई। ठीक, अकेला कॉन्स्टेंट होना चाहिए तब जीरो है। ओके, सेकेंड एक और फंक्शन है, अगर आपके पास इस तरीके का पोलिनोमियल फंक्शन है, x की पावर कुछ भी दे रखी है n, ये n कुछ भी हो सकता है, स्केयर हो सकता है, x स्केयर लिखा हो सकता है, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर -1 -2 कुछ भी लिखी हो सकती है आपके पास। ठीक है, तो कुल मिला के ये फंक्शन एक्चुअली में कैसा दिया है मैंने, इसको इस तरीके से याद रखेंगे। ये फंक्शन कैसा है, नीचे तो लिखा है एक वेरिएबल और इसकी पावर होगी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी कभी किसी वेरिएबल की पावर में कोई कांस्टेंट दे रखा हो उस टाइम पे आपको इसका इसे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन में, तो उस टाइम पे इसका जो डेरिवेटिव होता है और इसी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेरिवेटिव है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको बोला गया कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्या बोला गया, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार बोला गया डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये बोला गया आपको। आपने यहाँ पे तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही लिखना सिखाया था आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे किया जाता है, इस टाइप के फंक्शंस का वेरिएबल की पावर कांस्टेंट दे रखे, पावर को कर देंगे आगे, जो ये n है इसको उतार के ले आएंगे आगे, पावर आगे आगे, पावर में से एक कम, x को ऐसे ही रखते हुए, पावर फंक्शन को ऐसे ही रखते हुए पावर में से एक कम कर देंगे, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल, ये और याद रखेंगे भाई। ठीक है, कैसे किया, पावर आगे कर दी, पावर में से एक कम कर दिया, और फिर जो वेरिएबल थी जिसकी पावर थी उसका और डेरिवेटिव आपको करना है। इसको अभी समझा रहा हूँ एक बार इससे। अगर यहाँ पे ये बोलना होता डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप लिखते डी वाई बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कितना आता है आपके पास, ये आता जीरो, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वाई टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वाई के फंक्शन में क्या कहीं पे टाइम आ रहा है, क्या वाई की फंक्शन में कहीं पे टाइम आ रहा है, नहीं, वहाँ पे एक्स आ रहा है, तो वाई तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है भाई। इक्वेशन में टाइम कहीं पे दिखेगा तभी तो आप बोल सकते हैं कि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पे वाई डिपेंड कर रहा है। टाइम है ही नहीं कहीं इक्वेशन में, इसका मतलब ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता। तो टाइम में कुछ भी चेंज होता रहा है, वाई में चेंज नहीं आएगा, तो ये डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो ध्यान देंगे, फंक्शन मैंने इसलिए बताया था, लेक्चर का स्टार्ट होते ही आपको पहले फंक्शन बताया गया था, और मैंने आपको फंक्शन में बिल्कुल साफ तौर पे ये बोला था कि जिस चीज़ का ये वेरिएबल फंक्शन है सिर्फ उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, अदरवाइज सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेट करी जाएंगी। तो वाई तो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स का फंक्शन है वाई सिर्फ, तो ये टाइम वाई पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि टाइम चेंज होता रहे, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है ये आपके पास, है ना। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई। अब ये बात समझते हैं कि ये इनटू में डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल कैसे। देखो, अगर खाली x की पावर कुछ दे दी जाए तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, आपको दे दिया गया कि y इजिकल टू एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बोल लो, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखा आपने, एक इस टाइप का फंक्शन है, एक वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट है, ये तो इस टाइप का फंक्शन है। इसका कैसे करते हैं, पावर आगे लिख दो, पावर आगे लिखी, पावर में से एक कम कर दो तो 7 में से एक घटा दो, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल कौन था, x, जिसकी पावर थी वो, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है, x के ही रिस्पेक्ट में, तो ये डी एक्स कट के 1 आ जाता है। ठीक है, डी, अगर इसकी जगह और कुछ होता तब ये फैक्टर आंसर डालता, अगर x की ही पावर है तो ये फैक्टर को आंसर नहीं डालता, ये कट के 1 आ जाता है आपके पास। तो आंसर कितना आया, आंसर आया आपके पास 7x की पावर 6। ठीक है, आपके पास एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे अगर आपको दे दिया गया कि आपको y दे रखा है x की पावर 1, ठीक है, खाली x लिखा हुआ है, ध्यान देना, खाली x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेना, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी याद रख लेंगे। पावर आगे, पावर 1 आगे कर दी, पावर में से एक कम, 1 में से 1 गया, जीरो होगी, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ x जब भी x की पावर होती है तो कट के 1 आना है, तो इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं जब भी खाली x की पावर दे रखे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बचा, 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपके पास, 1 के बराबर। तो खाली एक x की पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। अगर इसकी पावर 1 से ज़्यादा है, 2 3 4, तब तो ये फॉर्मूला लगा लो,
फॉर्मूले से ही आया है एक्चुअली में, ठीक है। खाली x की पावर 1 लिखी है तो उसका डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा, x की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे पावर आगे पावर में से एक कम इनटू द डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 2 फंक्शन मैंने आपको बता दिए कैसे, एक और इसी में एक और क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, अपना ट्राई कर सकते हैं। y इजिकल टू एक्स की पावर 3 जमा, ये भी बताया नहीं है, जमा एक्स स्क्वायर जमा 5 डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट करना सीखो, dy बाई डी एक्स, ठीक है। देखो एक डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है, पहले वो प्रॉपर्टी बता देता हूँ फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि भाई डेरिवेटिव अगर ऐसे जमा या घटा वाले कोई क्वेश्चन है, बस मैं प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब भी वेरिएबल्स के बीच में प्लस का साइन आया हो या माइनस का साइन हुआ हो तब के लिए ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास y लिखा है ए एक्स जमा बी एक्स स्क्वेयर जमा सी, इस तरीके से लिखा है, प्लस का साइन है या यहाँ माइनस का साइन ले लो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू रखता हूँ ए एक्स जमा बी एक्स स्क्वायर जमा सी रख दिया। ये डेरिवेटिव जो है इसकी एक डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है कि इसको जब भी वेरिएबल्स के बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो इस डेरिवेटिव को अलग अलग के साथ आप लगा सकते हैं। मतलब इस डी बाई डी एक्स को इस ए एक्स के साथ भी लिख सकता हूँ, इस डी बाई डी एक्स को मैं बी एक्स स्क्वायर के साथ भी लिख सकता हूँ, और इसी डी बाई डी एक्स को मैं सी के साथ भी लिखता हूँ। यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस का होता तो प्लस का आ जाएगा। तो मतलब क्या है, डेरिवेटिव को तोड़ के अलग अलग फंक्शन के साथ लिखा जा सकता है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट वाले का भी डेरिवेटिव ले दो, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दो, माइनस का तो माइनस का, फिर सेकंड का ले दो, फिर आगे जैसा साइन है वैसा लगा के थर्ड का ले दो, सीधा सीधा, अलग अलग तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। वैसे डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है कि अलग अलग तोड़ के आप लिख सकते हैं, जब भी प्लस और माइनस का साइन हो, गुणा या भाग में अलग रूल होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव प्लस का साइन है तो डिफरेंशिएट करने का मतलब है एक बार इसका कर दो, एक बार इसका कर दो, एक बार इसका कर दो, अलग अलग से साइन सेम रखते हुए। एक्स की पावर क्यूब, अब आपको याद होना चाहिए कैसे, पावर आगे 3 आगे आ गया, पावर में से एक कम, 3x स्क्वायर बन गया बस, ठीक है। प्लस का साइन था प्लस लगा दिया, एक्स स्क्वायर का कैसे आएगा, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, खत्म। इसके साथ x और लगा लो, प्लस 3 ले लो, ऐसा ले लो। 5x का कैसे आएगा, चलो अभी ये बताया नहीं आपको 5x का, अभी ऐसे ले दो। 5 अकेला लिखा हुआ है और 5 एक कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या बताया था, 0, तो क्या आंसर आया 3x स्क्वायर जमा का 2x, ये डेरिवेटिव आ गया आपके पास, ठीक है। ये था x की पावर n, जब एक वेरिएबल की पावर आपको कॉन्स्टेंट दे रखी हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, ये हो गया ये फंक्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास एक y एक फंक्शन दे रखा है जो कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट गुणा में वेरिएबल टाइप का दे रखा हो, ठीक है। एक कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ गुणा में लिखा हुआ है। देखो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट जब भी अकेला लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, अदरवाइज अगर वो किसी के साथ गुणा में है या भाग में है तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, तब कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी कोंस्टेंट किसके साथ गुणा में हो तो कोंस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, कोंस्टेंट क्या याद रखेंगे, कोंस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा ऐसे की ऐसे, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, कांस्टेंट ऐसे की ऐसे बाहर आ जाएगा। अकेला होता तो चेंज होता ही नहीं उसमें 0, अगर किसी के साथ गुणा में है तो वो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल y इजिकल टू 5x, इसका डिफरेंशिएट करना आपको x के रिस्पेक्ट में, तो आपका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करना है किसका, 5x का। आपने देखा 5 तो एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या होता है, डेरिवेटिव से सीधा सीधा बाहर आ जाता है, अंदर बचा dx/dx, जो कि x का डेरिवेटिव आपको पता भी है 1 होता है। तो आंसर कितना आया, 5, ठीक है। तो कांस्टेंट जब भी वेरिएबल के साथ गुणा में हो तो आपके पास सीधा सीधा बाहर आ जाता है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ 5x जमा 3 लिख रहा होता और अब इसका डेरिवेटिव करना होता तो dy/dx क्या होता, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। अब यहाँ पे आपने देखा 5x लिखा, 5 एक कॉन्स्टेंट है, x एक वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट तो एज इट इज़ बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। फिर 3 एक कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो अब की बार आंसर आता 3x स्क्वायर जमा 2x जमा 5। ओके, तो ये था आपके पास नेक्स्ट फंक्शन, जब आपके पास फंक्शन इस तरीके का दे रखा हो कि एक वेरिएबल के साथ कांस्टेंट गुणा में है, तो अगर गुणा में या भाग में, इसको ऐसे भी कर लो, अगर कांस्टेंट भाग में भी हो तब भी यही कहानी है, भाग में भी होता तब भी ऐसे। जैसे अगर मैंने लिख दिया y इजिकल टू 5/x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, मतलब कि dy/dx ऑफ 5/x स्क्वायर आपको निकालना है। तो f एक कांस्टेंट है,
जो कि वेरिएबल से भाग किया हुआ है, तो कांस्टेंट तो सीधा सीधा डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, बाहर आ गया। अंदर बचा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x²। क्या मैं 1/x² को ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2, x को ऊपर ले जाओ -2, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना आता है। x की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर आगे कर दो, -2 आगे आ गया, पावर में से एक कम कर दो, -2 में से एक और कम करो तो ये बना 2 - q, तो -2/x³ बचा आपके पास। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का 5 तो ये बाहर था, डिवाइडेड बाई माइनस इसका कितना है -2/x³, -2/x³, तो आंसर बना -10/x³। ठीक है, 5 तो बाहर था ही, और इसका डिफरेंशिएशन x की पावर -2 का ये निकला है, तो ये इधर गुणा कर दिया मैंने। राइट, ठीक है, तो भाग में हो चाहे गुणा में हो, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ भाग में हो या गुणा में हो, वो सीधा सीधा डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, अकेला हो तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक, ओके, कुछ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर लेते हैं, सॉरी कुछ और फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं, फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डेरिवेटिव की, और फिर अपने एक्सेलरेशन वेलोसिटीज़ वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास y एक लोगरिथमिक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल log x, जिसका बेस है a। ठीक है भाई, log के बारे में अलग लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, आज के लेक्चर में बताने लगा तो 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, अभी भी ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर जाने वाली है, मेरे को बताया। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा रहता है, तो लॉगरिथम को अगले किसी लेक्चर में मैं वो कर लूँगा। तो आपके पास y = log a x लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू में ln a। ठीक है, ये वाला जनरली कहीं पे यूज़ नहीं होता है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। होता है क्या आपके पास, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको इसका बेस बोलते हैं। ठीक है, log का बेस, ये 10 भी हो सकता है, ये e भी हो सकता है। ठीक है, लॉगरिथम पे नहीं जाना भाई, इसको आप छोड़ दो, क्योंकि log के लिए बताने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, बहुत लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको किसी अलग वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, छोटी सी वीडियो बना दूंगा, एक 15-20 मिनट की, उसमें आपका कवर हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको कहीं पे नोट यूज़ लिख लो, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमारा फिजिक्स में, तो इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, ये वाला ज़्यादा होता है कि अगर आपके पास कहीं नेचुरल log x ln लिखा हो ना, इसको पढ़ा जाता है नेचुरल log, इसको क्या पढ़ा जाता है, नेचुरल लॉगरिथमिक, और इसका जो बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, मतलब कि ई होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज ई इसका बेस होता है। मतलब ये क्या होता है, अगर इसको लॉगरिथमिक के फंक्शन में लिखे तो इसका बेस ई होता है। ऐसा लोग जिसका बेस ई हो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको इसी को ln x बोला जाता है। ठीक है, तो या तो log लिख के नीचे ई लिखा हो या फिर सीधा ln x लिखा हो, इसको नेचुरल log बोला जाता है, तो इसका डेरिवेटिव यूज़ होता है, इसलिए इसको बता रहा हूँ। तो आपको दे रखा है y = ln x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव आता है 1/x। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और होता है 1/x इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो x के साथ ये लिखा है इसका। ठीक है, जो log के साथ लिखा है, ऐसे लिख देता हूँ, जो log के साथ लिखा है, जिसका लॉगरिथम लिया गया है, उसका डिफरेंशिएशन भी आपको करना पड़ता है। फिलहाल इस केस में तो आप ln x का करेंगे तो 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए खाली 1/x आपको बता दिया था। पर मैं अगर इसमें एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है y = लॉगरिथमिक x² का। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, dy/dx। कैसे डिफरेंशिएट होता है, ये नेचुरल लॉग है भाई, ई वाला नेचुरल लॉग है। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट होता है, आपके पास जो भी log के साथ लिखा हुआ है उसको एक बार 1/, करके लिख दो, तो log के साथ तो log की पावर इधर x² लिखा है, इसको एक बार 1/, करके लिख दिया। फिर इनटू में किसका डिफरेंशिएट करना होता है, इनटू में dy/dx ऑफ किसका, जो log जिसका log लिया गया है, किसका लिया गया है, x² का, इसका डिफरेंशिएशन और रह गया, तो ये कितना आएगा 1/x²। x² का डिफरेंशिएशन, ये तो x की वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, कैसे होता था, पावर आगे पावर में से एक कम। अब देखो कितना बचा, एक x से x कट गया, ये तो 2/x आंसर है आपके पास। ठीक है, इसलिए ज़रूरी था डेरिवेटिव। अगर आप ये वाला हिस्सा करते नहीं तो आपके पास तो डायरेक्ट 1/x² आंसर आ जाता, जो गलत हो जाता है ना। तो लॉगरिथमिक वाले फंक्शंस का, नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले तो log जिसका log लिया गया है उसको 1/, में करके डायरेक्ट लिख दो। जैसे इधर x² का लिखा गया था उसको डायरेक्ट लिख दिया 1/, करके, और फिर जो इसका लॉगरिथम लिया गया है उसका डेरिवेटिव ले दो। ठीक है, उसका डेरिवेटिव जिसका लिया गया है। ठीक है, इसका log लिया गया, तो ये था लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये नेचुरल लॉग जनरली ln x का आता है, जो कि 1/x के बराबर होता है। ज़्यादा ये मैथ्स में यूज़ होता है आपके पास, है ना, ज़्यादा इतनी डिटेल में मैथ्स वाले को जाते हैं, हम बिल्कुल ऊपर का ही याद रखते हैं, इतना ही यूज़ होता है आपके पास। देखो एक्चुअली में एक ही लेक्चर में डेरिवेटिव, जो इतना बड़ा चैप्टर है,
मैथ्स के अंदर आप 11th क्लास में ही पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, एक ही लेक्चर में उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं सिर्फ उतना कवर कर रहा हूँ जितना हमारा फिजिक्स में ज़रूरत है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। या एक और फंक्शन है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो जाए, पहले क्या थी आपके पास, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, जैसे x की पावर 1 2 3, अब क्या है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, मतलब 2 की पावर x, 2 की पावर x स्क्वायर, इस तरीके से दे दिया गया है। तब कैसे करेंगे, तो इसका dy/dx क्या होता है आपके पास, एक बार इसको एज इट इज़ लिख दो कांस्टेंट की पावर, एक बार एज इट इज़ लिख दो वेरिएबल, इनटू में ln इनटू वेरिएबल, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको y दे दिया 2 की पावर x, तो आपको इसको dy/dx निकालना है, तो एक बार इसको इसे लिखेंगे 2 की x इंटू log 2, वेरिएबल नहीं आप कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा। 2 की पावर x को एज इट इज़ लिखो, जैसा ये फंक्शन था उस फंक्शन को एज इट इज़ लिख दो, इनटू में लॉगरिथम ऑफ वो फंक्शन जो कॉन्स्टेंट है वो, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, बस जस्ट बताने के लिए बता दिया, ठीक है। जो जो चीज़ें यूज़ होती रहेंगी वे मैं बताता भी रहूँगा साथ साथ, जैसे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये वाला भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ओके, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। किन की? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, अगर कभी आपको दे दिया y = sin x, ठीक है, तो इसका जो इधर मैं डिफ्रेंशिएशन लिख रहा हूँ, उधर फंक्शन ले रहा हूँ, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ठीक। अगर लिखा है y = cos x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin x, ठीक है। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x। अगर आपके पास y = tan x लिखा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है secant square x। अगर y = secant x लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव होता है secant x इंटू में tan x। अगर y = आपके पास cot x लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का cosecant square x। और अगर आपके पास y = cosecant x लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का cosecant x इंटू में cot x, ठीक है। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इन सब का डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, ठीक है। ये सिंपल सा है, अभी इसमें और चीज़ें मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक। अगर खाली एक्स एक्स लिखा हो तो डिफरेंशिएशन ऐसे हो जाता है, पर अगर आपके पास एंगल तो कुछ भी दे सकते हैं ना। सपोज करो आपके पास एंगल आपके पास इस तरीके का दे दिया AX = B, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट, A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। A और B कॉन्स्टेंट है, X आपके पास वेरिएबल है, आपको X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी इस तरीके का आ जाए तो डिफरेंशिएशन क्या होएगा, तो आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है, dy/dx किसके बराबर होगा आपके पास, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आपको देखो साइन का तो डायरेक्ट लिख देंगे आप cos x, जैसे sin x का क्या था cos x, एंगल तो दोनों में x x है ना, तो एंगल तो उतना ही लिखा जाएगा। यहाँ पे sin का एंगल कितना था ax = b, तो cos का भी उतना ही आएगा ax = b। तो यहाँ पे ख़त्म नहीं कर देना है, यहाँ पर आपने sin x का लिखा cos x लिखा ना, sin x का cos x, दोनों में एंगल, इसमें भी x है उसमें भी x है, तो एंगल यहाँ पे sin ax = b था, इसका आपने लिख दिया cos ax = b, इतना हो गया। अब ख़त्म नहीं करना है, इनटू में एक स्टेप और आता है, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव और लेना होता है। एक्चुअली में यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एंगल और आता है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल और आता है सब में ही, पर सब का एंगल x है, और x का dx/dx करके, तो x का डेरिवेटिव आपको बताया हुआ ना 1 आता है, इसलिए वो डेरिवेटिव सबका 1 निकल के उतना ही बनता है, इसलिए इतना लिखा दिया जाता है, वो नहीं बताया जाता कि डेरिवेटिव एंगल का भी होता है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव एक्चुअली में एंगल का भी होता है। इस वाले केस में अगर वैसा करके आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव आप नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अभी इसका आंसर क्या निकल के आएगा समझते हैं। dy/dx = साइन का आपने लिखा cos एंगल एज इट इज़ इनटू एंगल का डेरिवेटिव, मतलब कि आपको dy/dx अभी निकालना है ax = b का, तब जाके आंसर आएगा। तो ये आपके पास cos ax = b, डेरिवेटिव लो। आपको बताया गया a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसके साथ है, वेरिएबल के साथ गुना, याद करो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ गुना, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ गुना, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर, तो a आपके पास डेरिवेटिव से बाहर आ गया। इनटू में डेरिवेटिव किसका होगा, x का डिफरेंशिएशन आपके पास 1 होता है, dx/dx कट के 1 आ जाता है, प्लस का साइन लगाया, b एक कांस्टेंट है, अकेला आया हुआ है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है, तो ये आंसर आया a cos ax = b, ये इसका आंसर बनेगा भाई आपके पास, ठीक है। ऑलराइट, ये उतार लो आप, स्क्रीन को रोक के आगे चलते हैं। तो आपको एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना है भाई। जैसे मैं एक इक्वेशन देता हूँ, y = a sin kx = ωt, ठीक है, एक इस टाइप की इक्वेशन दे दी।
यहाँ पे आपके पास ए के ओमेगा ये सारे तो हैं कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो y है ये जो y है ये फंक्शन है, ये x का भी फंक्शन है, t का भी फंक्शन है, ठीक है। x का भी फंक्शन है, t का भी फंक्शन है। तो मैं बोलता हूँ आपके पास एक बार डिफरेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में, एक बार डिफरेंशिएट करो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब 2 बार दे दिया आपको। जब x के रिस्पेक्ट में करना है, एक्चुअली में ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा, तो इसको ऐसा फंक्शन मत बनाओ, मैं जस्ट वैसे दे दूँ, ठीक है। इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में करो, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में करना है तो आपको बताया था कि x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मान लो, तो आपके पास क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ गुणा है तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है, बाहर आ जाता है। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कोस, और एंगल एज इट इज। इनटू में क्या करना होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल और करना होता है, जो कि के एस जमा ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन और करना आपने। तो आंसर क्या आएगा, ए कोस के एक्स जमा ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। इसके साथ x है, वेरिएबल लगा हुआ है, एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ गुणा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ओमेगा टी। क्या इसमें कहीं पे x दिख रहा है, ओमेगा इंटू टी, क्या इसमें कहीं पे x दिख रहा है, नहीं। मैंने आपको बताया था एक फंक्शन अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x को छोड़ के बाकी सब आपके पास कांस्टेंट ट्रीट करे जाएंगे। तो ओमेगा भी कांस्टेंट ट्रीट करा जाएगा, टी भी कांस्टेंट ट्रीट करा जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आंसर आया आपके पास के ए कोस के एक्स जमा ओमेगा टी। वही जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ए एज इट इज, साइन का हो गया आपके पास कोस के एक्स जमा ओमेगा टी, और आपके पास बचता है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल जो कि होता है के एक्स जमा ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बताओ कितना आएगा, ए एक्स को एक्स जमा ओमेगा टी। अब फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अब की बार के एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अब की बार एक्स कांस्टेंट माना जाएगा। तो ये पूरी ही चीज़ कांस्टेंट होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। ओमेगा टी में टी तो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट गुणा में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, टी इसकी पावर 1 है तो 1 वाले का तो 1 ही हो जाता है आपके पास। तो ए ओमेगा कोस के एक्स जमा ओमेगा टी, पावर 1 हो तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है, आपको बताया था आपके पास। तो इस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करा सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको ध्यान देना है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा गया है सिर्फ वो वेरिएबल है, उसके अलावा सब आपके पास कांस्टेंट ट्रीट करे जाएंगे। तो ये था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओके, एक और फंक्शन है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया जाए जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन, ई की पावर x होता है इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, जो इसकी पावर है उसका डिफरेंशिएशन भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ई की पावर x स्क्वायर दे रखा है, इसका डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो एक बार तो इसको एज इट इज लिख दो, जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया। इनटू में फिर आपको डिफरेंशिएट करना होता है जो इसकी पावर है। तो एक बार एज इट इज लिखा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे, पावर में से एक कम और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आया आपके पास 2x ई की पावर x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको इसकी पावर का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वरना ई की पावर खाली x है तो डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो 1 आ जाता है। इधर पावर अगर मैं लिखूँगा ई की पावर x डी वाई डी एक्स ऑफ, इसकी पावर कितनी थी x, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया। तो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर x ही होता है, पर x की जगह और कुछ पावर दे दी जाए तो आपको याद रखना उस पावर का भी डिफरेंशिएट किया जाता है भैया आपके पास, ठीक है। ये एक था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, अब कुछ बस 2 ही प्रॉपर्टी में डिस्कस करूँगा, मतलब 2 फॉर्मूलाज हैं जो डिफरेंशिएशन में यूज़ होते रहते हैं आपके पास। तो वे फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपके पास प्रोडक्ट रूल और एक है आपके पास कोशेंट रूल। तो ये दोनों फॉर्मूले मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने बात कर ली कि अगर वेरिएबल्स के बीच में जमा का निशान हो और घटा का निशान हो तो आप डिफरेंशिएशन को अलग अलग के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। पर वही आपके पास गुणा में हो वेरिएबल्स तब क्या करेंगे, तो आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सपोज करो y एक फंक्शन है u और v दोनों का फंक्शन है, तो और वे दोनों फंक्शन गुणा में, मतलब 2 वेरिएबल है और वे दोनों वेरिएबल गुणा में है। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक को वेरिएबल 1 मान लेंगे, एक को वेरिएबल 2 मान लेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन जिसके भी रिस्पेक्ट में वो नीचे आ जाएगा। अभी मैं इसको पता नहीं u v ले रखा है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नाम नहीं दिया मैंने, तो जस्ट dy का मतलब है डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप y को, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड
प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये इसका मेथड है। हालांकि जब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है तो आप कैसे भी आगे पीछे इनको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन जो कि u था एज इट इज़ कर देना है, v का डेरिवेटिव लेना है, फिर v एज इट इज़ कर देना है, u का डेरिवेटिव लेना है। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएट किया जाता है। डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में किया जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया आपके पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल y इजिकल टू ई की पावर x साइन x, ये दे रखा है आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको बोला गया कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने क्या देखा, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, दो अलग अलग फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों में ही x आ रहा है। तो भाई गुणा में, दो वेरिएबल गुणा में, दोनों ही वेरिएबल ट्रीट करे जाएंगे और गुणा में है, तो ये कांस्टेंट तो है नहीं जिसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे, दोनों ही वेरिएबल है। तो ऐसे टाइम पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। किसी भी एक को फर्स्ट फंक्शन मानो, किसी भी एक को सेकंड फंक्शन मानो। तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स था एज इट इज़, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे ही तो होता था आपके पास। तो ई की पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स जमा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा आपके पास साइन एक्स जमा का कोस एक्स। भाई मैंने इसमें सब एंगल का डेरिवेटिव या पावर का डेरिवेटिव सब कंसीडर कर लिया, सबका वन आता है। आप वो सारा फॉर्मूला लगा कर ट्राई करेंगे, यही आएगा। कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी बुक खोल के या कहीं से भी क्वेश्चन ढूंढ के, तो आपको अच्छे से आ जाएंगे भैया, ठीक है। और ज़्यादा हाई लेवल का हमारे में कहीं पर यूज़ नहीं होएगा, बिल्कुल छोटे छोटे डेरिवेटिव्स हमारे पास यूज़ होने वाले हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेंगे। तो ये था प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हमारे पास एक और रूल है जो कि है आपके पास क्वोशेंट रूल, मतलब अगर वेरिएबल्स भाग में दे दिए जाए तो क्या किया जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट है क्वोशेंट रूल। अगर y फंक्शन है u बटे v का, मतलब दो फंक्शन भाग में दे रखे हैं, ऊपर वाले फंक्शन को 1 मान लें, नीचे वाले फंक्शन को 2 मान लें, तो उसका डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से होता है। सेकंड जो नीचे लिखा है उसका स्केयर कर दो और इसको फिर एज इट इज़ लिख दो, इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। कैसे किया, जो नीचे वाला फंक्शन है पहले उसका स्केयर कर दो नीचे के नीचे ही, फिर ऊपर लिखो नीचे वाला जिसका स्केयर करा था वो एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का, माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का। ऐसे फॉर एग्जाम्पल इसको अगर u और v की टर्म में लिखूँ तो कैसे, आपने पहले v का स्केयर करा, फिर v को एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, फिर u को एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, इस तरीके से किया हमने, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने ये किया है या कैसे हम करेंगे, ठीक है। जब भी दो वेरिएबल्स भाग में दे रखे हो, जैसे y इजिकल टू ई की पावर एक्स बाई, और कुछ ले लेते हैं हम, जैसे ले लिया, चलो यही ले लेते हैं, साइन एक्स बाई ई की पावर एक्स, यही ले लिया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपने देखा इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, दोनों वेरिएबल है, तो कैसे करेंगे, u बाई वी फॉर्मूले से करेंगे, जो कि फॉर्मूला बनता था नीचे वाले का स्केयर कर दो, फिर नीचे वाला एज इट इज़, स्केयर करके वाला एज इट इज़ नहीं, जिस जो इधर नीचे वाला वो एज इट इज़, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला एज इट इज़ इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, यहाँ ऊपर नीचे वाला इधर देखना भाई, ई की पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स एंगल का 1 हो जाएगा, साइन एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स एक्स का 1 आ जाएगा, ये बना ई की पावर 2x, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर 2x, इसको ऊपर ले जाके आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ई की पावर एक्स के साथ, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये था आपके पास क्वोशेंट रूल, कैसे किया जाता है, ठीक है, ओके। इतना समझ में आया। जनरली जितने भी हमारे पास ये रहते हैं फंक्शंस, उनका मैंने बता दिया, होते भाई और भी चीज़ें हैं बहुत सारी डेरिवेटिव के अंदर, पर इतना कराने लग गया तो भाई 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा हमारे पास, है ना। 11th क्लास का 12th क्लास का टॉपिक, दोनों क्लासेस का टॉपिक एक लेक्चर में तो हो नहीं पाएगा ना, तो जितना बता रहा हूँ उतना ही करो, इतना ही फिजिक्स में सफिशिएंट है, इन मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है आपके पास, ठीक, ओके। देखो डेरिवेटिव हायर ऑर्डर्स के भी होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर्स, जैसे आपके पास dy बाई डी एक्स लिखा है और आपको मैं बोल दूं कि इसी को डिफरेंशिएट कर दो एक और बार x के रिस्पेक्ट में, तो इसको डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर लिखा जाएगा। dy बाई डी एक्स था, इसी को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स का एक और बार dy बाई डी एक्स ले लो, तो ये क्या बनेगा, इसको रिप्रेजेंट किया सकता है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स का स्केयर, ये होल वैसे वाला होल स्केयर है, यहाँ d के साथ स्केयर लगा, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब कि एक y एक फंक्शन था उसको 2 बार डिफरेंशिएट करा गया। इसी को ये जो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर आया है,
इसी को अगर एक और बार डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाए तो डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर का आ जाएगा डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, या डेरिवेटिव आपके पास थर्ड ऑर्डर का। इस तरीके से एक ही फंक्शन को बहुत बार डेरिवेट किया जा सकता है या डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ, देखो ये आपके पास क्या दे रखा है, डिस्टेंस। मान लो डिस्टेंस को y से डिनोट किया गया, तो अगर इसका आप एक बार डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या आ जाती है, वेलोसिटी। अगर आप इसको, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, आपको पता है वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी टी, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसी चीज़ को यहाँ देखो, आपके पास डी वाई डी टी, वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी टी। तो ये डी वाई बाई डी टी का दो डेरिवेटिव होगा, तो ये डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर लिखा जाएगा। तो डिस्टेंस का डबल टाइम डेरिवेटिव अगर आप ले देते हैं तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला तो होता है डी वी बाई डी टी, और एक फॉर्मूला इसका होता है डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, अगर आप एक्स को डिस्टेंस मान लें, या डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर अगर वाई को डिस्टेंस मान लें, ठीक है। तो ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर हो गया आपके पास, क्वेश्चन रूल हो गया, ये रूल सारे हो गए। ओके, अब हम कुछ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दो या तीन क्वेश्चन एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पे कर लेते हैं, उसके बाद मैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सिखा रहा हूँ, और फिर हम इसको फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतने डेरिवेटिव लेना आपको आ गया होगा, डिफरेंशिएशन आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट of a particle is given by the equation x is equal to 3t square 3t cube 5t minus 2 meter. Find its velocity at t equal to 1 second, its acceleration एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है 1 सेकंड पे और 2 सेकंड पे। तो भाई देखो टाइम इंटरवल नहीं दिया गया, ऐसा नहीं बोला कि 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी निकालो, 2 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन निकालो, ऐसा नहीं, सीधा बोला 1 सेकंड पे बताओ, एक ही सेकंड पे बताना है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ पूछी गई है, और जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी जाती है तो उस टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है डी एक्स बाई डी टी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी, या बोल लो डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, जो भी बताया था डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस में आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, एवरेज वाला नहीं पूछा गया है। एवरेज पूछा गया होता तो आप इंटरवल के हिसाब से निकालते, ठीक है। ओके, पहले तो फर्स्ट पार्ट में आपको वेलोसिटी पूछी है, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में। आप लिखेंगे डी वाई डी टी, आपको एक्स की वैल्यू तो दे रखी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3t क्यूब प्लस 5t माइनस 2, ये दे रखिए। इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना रहेगा, अब कर दो भाई डिफरेंशिएट, बताओ कितना आएगा। तो v इज इक्वल टू, बताओ डेरिवेटिव कैसे करेंगे। आपने देखा एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ गुणा में है, तो कांस्टेंट तो आपके पास बाहर आ जाता है, 3 बाहर आ गया। t की पावर 3 का डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे पावर में से एक कम, फर्स्ट फंक्शन का हो गया, फिर प्लस का साइन आया, प्लस लगा दिया, फिर से 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया। t की पावर 1 है, 1 वालों का डेरिवेटिव 1 ही हो जाता है, जिसकी पावर 1 है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। अदरवाइज आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, पावर आगे लाओ, पावर में से एक कम कर दो, तो ये 1 इंटू टी की पावर 0 जो कि 1 ही आ जाता है, ऐसे कर सकते हैं। फिर माइनस का साइन आ गया, आपने माइनस लगा दिया, फिर 2 आ गया, 2 एक कॉन्स्टेंट होता है जो कि अकेला आया हुआ है, अकेले कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये बना 9t स्क्वायर जमा का 5। वेलोसिटी आ गई, इसके पीछे आप मीटर पर सेकेंड लगा देना, ओके ठीक है। पर इन्होंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ना पूछ के पूछा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t को 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर जमा 5, दैट इज़ 9 प्लस 5, और ये आपके पास 14 मीटर पर सेकंड आपके पास आ गई, शायद 14 ही होता होगा, ओके। अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालनी होती तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव ले दो, अदरवाइज आपको पता है एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी भी होता है, और वेलोसिटी ये दे रखी है,
इसका डेरिवेटिव लेना है। कैसे? ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू लिख दो, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 90 स्क्वायर जमा 5, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना, तो ले दो भाई। कैसे डेरिवेटिव लेना पूरा सीख चुके हैं हम। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, टी स्क्वायर का कैसे होगा, पावर आगे पावर में से कम, प्लस का साइन, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18t, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आपसे एक्सेलरेशन पूछी गई है तो इसमें रखेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18 इंटू 2 दैट इज 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन आ गई आपके पास। तो ऐसे डेरिवेटिव लेके आपके पास एक्सेलरेशन या वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। एक ही न्यूमेरिकल यहाँ पे करा रहा हूँ, बाकी के न्यूमेरिकल्स सारा थ्योरी होने के बाद लास्ट में न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे आपको, न्यूमेरिकल्स मतलब करवाऊंगा तो वहाँ पर बाकी के मैं कवर कर दूंगा। अभी जस्ट ये दिखाने के लिए कि क्या मेथड हम अपना रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। लास्ट चीज़ हम देख रहे हैं, लास्ट क्या देख रहे हैं, टॉपिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, दैट इज़ फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। जितना ऐसे तो मैथ्स में ये भी पूरा एक चैप्टर रहता है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना, पर हम वो मेरे को बड़ा बेकार सा टॉपिक लगता था मैथ्स में, मेरे को तो कभी समझ में आया नहीं भाई, ठीक है। तो जितना फिजिक्स में यूज़ होता था मैं उतना ही सीखता था उसको, और उतना ही आपको बताऊंगा जितना हमारा फिजिक्स में यूज़ होगा। मैथ्स वाले अपना मैथ्स में पढ़ लेना भाई, ठीक है। मेरे को अच्छा टॉपिक लगता नहीं था वो, ओके। तो आपको देखो, अभी मैंने एक ये बताया था कि कोई फंक्शन है, जैसे इधर मैक्सिमम इधर मिनिमम, ये तो पता है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, ये मिनिमम वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ये y वर्सेस t ग्राफ है, ठीक है। तो जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो भाई। डेरिवेटिव का मतलब क्या था, डेरिवेटिव का मतलब है करो पे एक टेंजेंट बनाओ और उसका स्लोप निकालो। तो यहाँ पर टेंजेंट ये बनेगा, टेंजेंट वो लाइन है जो एक जगह पे छूके जाते हैं, यहाँ पर टेंजेंट बनाओ तो ये टेंजेंट बनेगा आपके पास, हाँ बिल्कुल ये टेंजेंट बनेगा भाई। तो आप इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, तो इसका स्लोप निकलता है टेंजेंट थीटा से। अगर यही टेंजेंट है और यही एक्स एक्सिस, एंगल कौन सा होता था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी यही है, लाइन भी यही है, तो थीटा तो 0 डिग्री बन गया। थीटा आपके पास 0 डिग्री बन गया, तो tan 0 तो आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्लोप कितना आया, 0, और स्लोप ही क्या होता था आपके पास डेरिवेटिव, जो कि आपके पास 0 के बराबर आया। किसी टेंजेंट का स्लोप ही तो डेरिवेटिव कहलाता था करो पे, तो डेरिवेटिव 0, मैक्सिमम पोजीशन पे डेरिवेटिव 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर थीटा 0 होगा, तो यहाँ भी स्लोप आपके पास 0 आने वाला है, ठीक है। तो आप एक बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव उस जगह पे 0 के बराबर रख देंगे आप, ठीक है। आपको नहीं पता वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, नहीं पता, तो उसका डेरिवेटिव लेके 0 के बराबर रख लो, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। या मैं स्टेप बता देता हूँ। स्टेप 1 क्या है, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसको डिफ्रेंशिएट करो, जिसका जो भी उसमें वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है उनके रिस्पेक्ट में कर लो, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो सपोज करो dy बाई डी एक्स है, तो वो dy बाई डी एक्स निकाल लिया, यहाँ पे टाइम दे रखा है तो dy बाई डी टी निकाल लिया, उसको 0 के बराबर निकलो। इसको 0 के बराबर निकले तो डेरिवेटिव लेने से कोई इक्वेशन बन सकती है, वहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे, कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स या तो मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं या मिनिमम। ये पॉइंट्स मैक्सिमम वाला भी हो सकता है मिनिमम, क्योंकि डेरिवेटिव 0 दोनों टर्म्स पे होता है, मिनिमम पे भी हो रहा है मैक्सिमम पे, तो वे पॉइंट मैक्सिमम भी हो सकते हैं मिनिमम भी हो सकते हैं। पहली बात, मैक्सिमम या मिनिमम पे डेरिवेटिव 0 करना है, पर आपको अभी ये श्योर नहीं हुआ कि ये पॉइंट मैक्सिमम का है या मिनिमम का है, नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट करने से आप चेक करेंगे, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, अगर इसकी वैल्यू किस पॉइंट पे, जो आपने ये पॉइंट्स निकाले उन पॉइंट्स पे, अगर ग्रेटर देन 0 आई तो ये मिनिमम पॉइंट है। अगर यही वैल्यू उन्हीं पॉइंट्स पे अगर लेस देन 0 आती है तो ये आपके पास मैक्सिमा का पॉइंट है। एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखो तो वहाँ से आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट डेफिनेटली कौन सा, कोई भी मैक्सिमम हो सकता है, कोई भी मिनिमम हो सकता है, पर कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है यह चेक करने के लिए उसी फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करें। 2 बार डिफरेंशिएट करा तो दूसरी बार डिफरेंशिएट करा, जो वैल्यू आई उसमें उन पॉइंट्स को रखे जो पॉइंट यहाँ से निकल के आए हैं। अब ये पॉइंट रखने के बाद डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो मिनिमम पॉइंट है, 0 से छोटी आती है तो मैक्सिमम पॉइंट है। इस तरीके से ये निकाला जाता है हमारे पास। तो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, उस क्वेश्चन से ही आपको 1 या 2 क्वेश्चन हम ट्राई कर लेंगे, उन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम ट्राई किया जाता है, ठीक है। ओके, ये याद रखेंगे स्टेप। एक क्वेश्चन जैसे आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 3, फाइंड
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी है, किन पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम है वो नहीं पूछा गया, ठीक है। तो निकालते हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहीं वही होगी जहाँ पर इसका डेरिवेटिव 0 हो, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स 0 हो तो डी वाई बाई डी एक्स 0 रख देंगे। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव लेते हैं, वाई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 3, इसको क्या रखेंगे आप 0 के बराबर। डेरिवेटिव लेना भी सीधे सीधे करो, मैथ्स नहीं कर रहे, मैथ्स में स्टेप्स के नंबर होते हैं, हमको फिजिक्स सोल्व करनी है, वहाँ पे हमको मैथ्स दिखाना नहीं है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट करें। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे पावर में से एक कम, प्लस 5x का क्या होगा 5 बाहर निकल गया, x का हो गया आपके पास 1, 3 का क्या होगा 0। तो ये कितना बना आपके पास 2x जमा का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ही पॉइंट निकल के आया x इजिकल टू 5/2, एक पॉइंट निकल के आ गया। अब ये नहीं पता ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ये चेक करने के लिए जो ये डेरिवेटिव की वैल्यू निकल के आई थी, जो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास निकल के आया था 2x + 5, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स को एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, इसका मतलब इसकी वैल्यू को एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट करो, कॉन्स्टेंट बाहर x का 1 हो गया, 5 का आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 2 आया, ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये कैसी वैल्यू रहेगी आपके पास मिनिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ग्रेटर देन 0 आते हैं तो ये मिनिमम वैल्यू होती है। मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू रखनी ही नहीं पड़ी आपको, अगर यहाँ एक्स वैक्स बचता तो वो वैल्यू भी रखते हैं, वैल्यू बची ही नहीं तो आपके पास ये मिनिमम, ये जो x है इस पर फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। अब फंक्शन मिनिमम होगा, इतनी बात क्लियर होगी, पर वैल्यू पूछिए फंक्शन की कि कितनी मिनिमम है, तो जो ये पॉइंट आया इसको इसमें रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। तो पुट x इजिकल टू -5/2 इन 1, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख दो तो आपके पास कितनी मिनिमम वैल्यू है ये पता चल जाएगा। x की जगह -5/2 रखो, x की जगह -5/2 रखो, जमा का 3, ये बना आपके पास 25/4 माइनस का 25/2 जमा का 3, एलसीएम आपके पास 4 आ गया, ये बना 25 माइनस का 50 जमा का 12, ये आपके पास देख लेना पड़ेगा कितना बनेगा, ठीक है। ओके, ये आपके पास 37 माइनस 50 बाई आपके पास 4 आ जाएगा, 3 और 10 ये आपके पास -13/4, इतनी वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इतनी होगी आपके पास। तो ये स्टेप रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से मैं आपको इसको रिलेट भी करा सकता हूँ, पर वो क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा चार्जेस से रिलेटेड मिलेगा, तो 12th क्लास में ज़्यादातर आता है वो क्वेश्चन, तो नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिकला जो यूज़ हो रहा था हमारे पास वो समझ में आ गया हमको, ये कैसे मैक्सिमम में मिनिमम निकाला जाता है डिफरेंशिएशन की हेल्प से। वैसे डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा टॉपिक था, कई बार कह चुका हूँ, तो जितना हमारा यूज़ होएगा फिजिक्स में उससे ज़्यादा ही मैंने कुछ ना कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलस मेथड करेंगे, उसमें इतना लंबा लेक्चर ना खींचे इसकी कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।